नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश फिर से एक बार सुर्खी में है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने अपना बताया है। भारत ने उसके बयान का खंडन किया है। विपक्ष द्वारा सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो वाकई में अरुणाचल प्रदेश की क्या वास्तविक स्थिति है? क्या वाकई में भारत का वहां पर नियंत्रण है या फिर चीन के बताने से वो वहां का हो गया? अरुणाचल प्रदेश को चीन का बताने के पीछे चाइना ने जिस तरह से उसे कहा है कि वो मेरा है, तो क्या ताइवान की तरह चाइना चाइना अरुणाचल प्रदेश पर भी क्लेम करता है? और अगर ऐसा ही है, तो क्या आने वाले समय में जैसे ताइवान को डर है कि एक दिन चाइना उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, तो क्या अरुणाचल प्रदेश के लिए भी भारत के मन में एक भय है? क्या अरुणाचल प्रदेश भारत से छीन कर वो चीन का हिस्सा बन जाएगा? क्या इसे लेकर के भारत और चीन आपस में लड़ लेंगे? आज के सेशन में इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि फिलहाल जिस अरुणाचल प्रदेश को भारत के पूरब का द्वार माना जाता है, भारत का सबसे पूर्वी किनारा माना जाता है, भारत के सूर्योदय का क्षेत्र जहां से माना जाता है, वो अरुणाचल प्रदेश जिसका नाम ही अरुणाचल है, मतलब अरुण भगवान सूर्य के समर्पित जगह से निकाला गया, जबकि सूर्य सबसे पहले जहां आ रहा है, उस अरुणाचल को आज चीन ने जिस प्रकार से क्लेम किया है, उससे भारत के अंदर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे जो खराब रिश्ते थे, अब उन्हें सुधारने के जो प्रयास चल रहे थे, उसमें इस तरह का बयान निश्चित ही बाधा देगा। और इस बाधा की जो शुरुआत है, जो अचानक इस कारण निकल कर आई, वो अरुणाचल प्रदेश की एक महिला के कारण आई, जो कि इस समय यात्रा में थी, जिनके ट्वीट के कारण ये जानकारी बाहर आई। वो यात्रा में थी, यूके से चाइना जापान जा रही थी, रास्ते में हॉल्ट था, ट्रांजिट था चाइना होते हुए, वहाँ पर उनके साथ ये बदतमीज़ी हुई। तो मैं आपको आज पूरे डिटेल को बताऊँगा। साथ में ये भी बताऊँगा, जब चाइना से पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, जिसको इस प्रकार से हेडलाइंस मिली कि हम अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, वो हमारे लिए तंजांग है। पूरे विषय वस्तु को विस्तार से चलते हुए चर्चा में करते हैं। जिस अरुणाचल प्रदेश को ये ज़ाननैंग नाम से बोलते हैं, जिसके बारे में ये कहते हैं कि भारत का जिस पर गलत तरीके से कवर है। चाइना कई बार कह चुका है कि वो हमारा है, भारत ने उसको इल्लीगली कंट्रोल किया हुआ है, ऐसा इनके स्पोकपर्सन का बयान आया। अब पूरे विषय वस्तु को विस्तार से जानते हैं। ये एक महिला यात्री हैं जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, आपका नाम पेन वोंग है। पेन वोंग ने 23 तारीख को अपने ट्विटर हैंडल से टैग करते हुए किरण रिजिजू पीएमओ और पेमा खांडू जी बीजेपी जो कि सीएम हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनको टैग करते हुए लिखा कि क्या अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है? ये सवाल लिखते हुए उन्होंने टैग किया, फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे बिठाई गई थी 21 नवंबर के दिन, क्योंकि चाइना की जो इमिग्रेशन कंपनीज थी, इमिग्रेशन जो एजेंसीज थी, उन्होंने मेरे पासपोर्ट को इनवैलिड करार दे दिया, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पर बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था, जो कि चाइना ने कहा कि ये चाइनीज टेरिटरी है। मुझसे कहा गया कि आप चाइना का पासपोर्ट क्यों नहीं ले लेते, अरुणाचल प्रदेश चाइना का एरिया है। आप चूंकि अरुणाचल प्रदेश और इंडिया बोलकर आ रही हो, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है ही नहीं, ऐसे में आपको इसका टारगेट नहीं होना चाहिए। पेम वोंग ने इंडियन सिटीजन हेल्ड एट शंघाई एयरपोर्ट क्लेम दैट माई इंडियन पासपोर्ट इज इनवैलिड बिकॉज आई वॉज बोर्न इन अरुणाचल प्रदेश। अब ये क्या कहानी है, इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए। जब आप विदेश यात्रा पर होते हैं, तो आप किसी एक देश के पासपोर्ट से, मतलब जिस देश के आप नागरिक हैं, उसी का पहचान, इंटरनेशनल पहचान पासपोर्ट कहलाती है। जैसे अपने देश में आजकल आप पहचान कार्ड के रूप में मतदाता पहचान पत्र लेकर चलते हैं, या फिर आपके पास आधार कार्ड होता है। अगर आप अपने देश से किसी दूसरे देश में जाएँगे, तो इंटरनेशनली जो आई कार्ड बना है, उसको पासपोर्ट कहते हैं। पासपोर्ट और किसी काम नहीं आता, वो आपका पहचान होता है कि आप इस देश के रहने वाले हैं। उस पासपोर्ट को लेकर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो वो आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, क्योंकि आपके पासपोर्ट के आधार पर ही आपको वहाँ एंट्री मिलती है। अब अगर मान लीजिए कि आपको भारत से उड़ करके, जैसे इन महिला के बारे में मैं बात करूं, तो ये ब्रिटेन से उड़ करके जापान घूमने जा रही थी, लेकिन इनकी फ्लाइट को चाइना में रुकते हुए जाना था, क्योंकि चाइना में ट्रांजिट थी, एक साथ इतनी लंबी दूरी की फ्लाइट नहीं थी। तो जहां चाइना में इनकी फ्लाइट उतरी, तो एक प्रकार से चाइना के अंदर भी इनको ट्रांजिट से होकर गुजरना पड़ा, अर्थात इनकी जो स्टैंपिंग है, यानी कि पासपोर्ट पर ये एंट्री हुई कि आप जापान चाइना आए थे। तो ये जब वहां उतरी, तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ होती हैं जो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं कि दिखाइए आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्यों आए हैं? तो आपको बताना होता है कि भई देखो, मेरा ये अगला टिकट है, मैं ऐसे-ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ पे फ्लाइट वालों ने रोका है, मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने जैसे ही चेक किया कि अरे! आपका पासपोर्ट तो इंडिया का है, लेकिन बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश लिखा है। अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया का है ही नहीं, वो तो चाइना का है। इसका मतलब आपका पासपोर्ट गलत है। आपके पास पासपोर्ट चाइनीज़ होना चाहिए था,
आपके इंडियन पासपोर्ट गलत है। ऐसा कह के इमिग्रेशन एजेंसीज़ ने इनको रोक लिया। इमिग्रेशन का क्या काम होता है? जब भी कोई यात्री अपने देश में वापस आ रहा होता है, दूसरे देश का नागरिक किसी दूसरे देश में जा रहा होता है, वही चेक करता है कि आपके पास क्या वाक़ई में हमारी परमिशन जिसे हम वीज़ा कहते हैं वो है? क्या आपके पास अपने देश का रियल पासपोर्ट है? उनको चेक करके ही वो आपको एंट्री करने देते हैं। इनका जब ये मामला हुआ तो ये उस समय 21 नवंबर को लंदन से जब जापान जा रही थी तो शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट पर इन्हें 3 घंटे का ट्रांजिट लेना था। लेकिन इनके पासपोर्ट को रख लिया गया और 18 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई और इनका मजाक बनाया गया, इन्हें अपमानित किया गया। इन्हें इन्हीं की फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। फिर इनको दूसरी फ्लाइट इन्होंने कराई जिससे फिर ये वहाँ से वापस निकल पाई। इन्होंने वहाँ पर ऑफ़िशियल से संपर्क करने का प्रयास किया, अपने मित्र को फ़ोन करके भारतीय जो ऑफ़िशियल्स हैं शंघाई में उन्हें तक रीच करने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा इंटरफेरेंस हुआ। फाइनली ये निकल कर के अपनी जगह पहुँची। इन्होंने अपनी पूरी जानकारी अपने इंटरव्यू में दी। जैसे ही इनकी जानकारी बाहर आई, ये ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना क्योंकि यूके से ये यात्रा कर रही थी, पिछले 14 साल से ये यूके में ही हैं। तो इनके एक वहाँ के यूके के पत्रकार ने भी इनकी बात को उठाया, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में चाइनीज़ आ गए और वो कमेंट बॉक्स में लिखने लगे कि अरुणाचल प्रदेश तो साउथ तिब्बत है, तिब्बत का हिस्सा है और इसके ऊपर भारत ने इल्लीगल कब्ज़ा किया हुआ है। इस तरीके से चाइनीज़ लोग भी इस बात को मानते हुए चलते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, वो तिब्बत का एक्सटेंडेड हिस्सा है और तिब्बत पर चूँकि चीन का कंट्रोल है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश भी चीन का हुआ। ये चाइनीज़ लोगों का थ्योरी है, ये थॉट प्रोसेस है। ये वही जगह है जहाँ पर आपने मल्टीपल टाइम भारत के समर्थन में मतलब अरुणाचल प्रदेश तो वो है हमने G20 की बैठक तक अरुणाचल प्रदेश में करवाई है। लेकिन कुल मिलाकर के चाइनीज़ जिस तरह से सलामी स्लाइसिंग करते चल रहे हैं, हर जगह को अपना क्लेम करते चल रहे हैं, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम मार दिया। लोग कहते हैं एक दिन ये अंटार्कटिका को भी क्लेम मार देंगे। खैर चलो ये तो अलग बात है। अब बात करते हैं हमारे देश में राजनीति की। कांग्रेस आती है और कांग्रेस कहती है कि ये कैसे संभव है कि हमारे देश के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश के एक नागरिक के साथ चाइना ऐसा बर्ताव कर रहा है। सरकार ऐसे में क्या कर रही है? कांग्रेस के द्वारा बीजेपी से ये सवाल पूछा जाता है। बाकायदा उन्होंने इस बात पर लिखा कि एक महिला के साथ बर्ताव बुरा होता है, पासपोर्ट के नाम पर बुरा बर्ताव होता है। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्या डिप्लोमेसी है आपकी जो हमारे नागरिकों के साथ ऐसा हो रहा है? विपक्ष के द्वारा इस पर सवाल पूछे गए। इसी बात पर जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि भई इनके साथ गलत हुआ। ये तमाम चीज़ें जब सवाल-जवाब के रूप में चल ही रही थी, इस बीच में अ, ये सवाल चाइनीज़ एम्बेसी से भी पूछा गया। सॉरी चाइना के जो वहाँ पे स्पोक पर्सन है विदेश मंत्रालय के, उनसे पूछा गया कि क्या आप लोगों ने ऐसा किया? तो इन्होंने कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन उस महिला के साथ हमने कोई बदसलूकी नहीं की। पूछताछ की थी जो कि इमिग्रेशन पॉलिसी का पार्ट है। पूछताछ के दौरान उन्हें फिर दूसरे उनको बाकायदा खाना भी खिलाया गया और उन्हें फिर उनके दूसरी डेस्टिनेशन जहाँ उन्हें जाना था, वहाँ पर भेज भी दिया गया। इन्होंने पूछताछ की बात को स्वीकारा, बोले इमिग्रेशन वालों का काम पूछताछ करना है, उन्होंने पूछताछ की। कुल मिलाकर ये तय हो गया कि चाइना ने इस तरह की पूछताछ की थी, लेकिन हैरेसमेंट नहीं किया, ऐसा चाइना का क्लेम है। लेकिन इस बात पर विपक्ष हमलावर है और सरकार से सवाल पूछ रहा है। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी का बयान आया और उन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि हमने चाइना जी की मिनिस्ट्री जो फॉरेन अफेयर्स है, उनके साथ में इस तरह की बातचीत के लिए की है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और चाइना इस विषय को लेकर के हम चाइना के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब ये तो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट हुआ। लेकिन असल में ये मामला है क्या? असल में है किसका अरुणाचल प्रदेश? अब इसको समझते हैं। देखिए क्या है कि भारत और चीन के बीच में जो असल सीमा विवाद है उसका कारण है ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स दुनिया में जिस भी देश से निकल कर गए उनको लड़ा कर चले गए। आज भारत पाकिस्तान लड़ते हैं, भारत बांग्लादेश भी अब शुरू हो गए हैं। हमारा नेपाल के साथ सीमा विवाद चल रहा है, हमारा श्रीलंका के साथ सीमा विवाद चल रहा है। दुनिया के तमाम देश जहां पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे बवाल छोड़ दिए कि जब वो निकले तो वो आज तक झगड़ ही रहे हैं। ऐसे ही झगड़ा शुरू हुआ भारत और चीन के बीच में। असल में इंडिया के उत्तर पूर्व में तिब्बत नाम का एक बड़ा सा हिस्सा है जो कि पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी मान्यता चाहता था। चाइना ने उस पर 1951 में कब्जा कर लिया। तिब्बत भारत से सीमा साझा करता था। अंग्रेजों के अनुसार तिब्बत और भारत के बीच में एक सीमा रेखा थी। उस सीमा रेखा को उन्होंने मैकमोहन रेखा के नाम से रिकॉग्नाइज किया था। आज जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है उसे हम LAC के नाम से जानते हैं, जिसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पूरब की तरफ वाला जो भाग है वो ईस्टर्न सेक्टर कहलाता है, मध्य का सेक्टर सेंट्रल सेक्टर कहलाता है और पश्चिम का सेक्टर वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है। इस LAC को लेकर के क्या मामला है अब वो समझिए। अगर हम किलोमीटर वाइज बात करते हैं तो असल मायने में LAC और भारत और चीन के बीच में 3500 किलोमीटर लंबी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तरीके से आप उसे समझ सकते हैं।
जिसमें जम्मू कश्मीर वाला जो बेल्ट है वो 1597 किलोमीटर लंबा है। इसका एक छोटा-सा एछेरिया एरिया है, जिसके ऊपर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। जब चीन भारत पर हमला करते हुए आगे बढ़ा, तो उसने भारत का एक बड़ा सारा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। चीन तब से इस पर बैठा हुआ है और चीन कहता है कि आप हमें कहते हो कि हम अक्साई चीन पर बैठे हैं, आप अरुणाचल प्रदेश में बैठे हुए हो। ऐसा वो क्यों कहता है? उसके अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है, वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। तिब्बत कहाँ है? ये रहा। भारत के उत्तर की तरफ तिब्बत है। तिब्बत चूंकि चाइना ने कब्जे में कर रखा है, तो उनका कहना है कि तिब्बत का दक्षिण हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है। उनका मानना है कि अरुणाचल प्रदेश में एक मठ है जिसका नाम तवांग मठ है। उस तवांग मठ का तिब्बत के मठ के साथ कनेक्शन है, पुरातन कनेक्शन है, जो इस बात को प्रूव करता है कि ये दोनों पुराने कर सहयोगी रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं, तिब्बत का हिस्सा होने के नाते वो चीन का हिस्सा है, क्योंकि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है। क्लियर? इसमें से जो पूर्वी सेक्टर वाला जो हिस्सा है, जिसमें मैंने तवांग को आपके सामने हाइलाइट किया, ये पूर्वी सेक्टर वाले हिस्से को आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ मिलकर देखा जाता है, जहां पर 1346 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत के साथ में जो ये कुल मिलाकर विवाद है, ये 90,000 वर्ग किलोमीटर के इसी क्षेत्र को लेकर है, जिसे चीन का मानना है कि वो मैकमोहन लाइन नहीं मानता, जो तिब्बत के समय की थी। तिब्बत के साथ भारत की जो सीमा रेखा थी, वो 1914 से बनी हुई है, तिब्बत और भारत के बीच में। लेकिन चाइना उसे कहता है कि जब तिब्बत हमारे कब्जे में आ गया, तो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा भी हमारे पास होगा। ये उस जमाने के पुराने मैप्स हैं, जिनको शायद आप नहीं समझ पाएंगे। ये मतलब जिनको पता है, ये मैप का अध्ययन जिन्हें आता है, वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। भारत तिब्बत को लेकर के जो सीमा जो विवाद था, वो शिमला एग्रीमेंट के तहत हुआ था। चाइना उसे डिनाय करता हुआ आता है। 1938 में आधिकारिक रूप से मैकमोहन लाइन को दर्शाता हुआ मैप आया था। 1912 के अंदर जब चाइना के अंदर सत्ता परिवर्तन हो रहा था और 1949 में जब चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, उस बीच में तिब्बत को लेकर के चाइना की पॉलिसीज़ बदलती रही। एक समय पर 1951 में आकर जब इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, तब जाकर दलाई लामा भारत की तरफ निकल कर आए थे और तब से वो भारत में रह रहे हैं। चीन का मानना था कि तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है, वो बुद्धिस्ट जो तिब्बत वाले हैं, वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग से अपना रिलेशन जॉइन करते हैं और इनके जो दलाई लामा होते हैं, वो तवांग से बिलॉन्ग करते हैं। चाइना के अंदर जो बौद्ध धर्म है, वो तवांग के मठ पर कब्जा करके उसको अपने नियंत्रण में करने की प्लानिंग दर्शाते हैं। कहते हैं कि चाइना का जो अंदर तिब्बत जो है, उसके अंदर का जो लहासा मठ है और अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग मठ है, ये पुराने एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हैं। इनका मानना है कि जो छठे दलाई लामा थे, उनका जन्म भी तवांग के पास ही हुआ था। तो इनका कहना ये है कि चूंकि तिब्बत के अंदर जो धार्मिक गुरु बैठता है दलाई लामा, वो लहासा में पैदा हो चुका है, तो वो तवांग में भी पैदा हो चुका है। तो इनका मानना है कि ये हमारा एरिया है और ये दलाई लामा को लेकर के बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि बुद्धिज्म का कहाँ से मतलब सूत्रपात हुआ, उसको लेकर के ये चलते हैं। चाइना कुल मिलाकर के इस कारण से तिब्बत को अपने साथ जोड़कर मानता है। क्या अरुणाचल प्रदेश को जोड़कर मानता है कि क्या एकमात्र यही कारण है? नहीं। इसके साथ-साथ ये इसको तिब्बत, भूटान और म्यांमार के लिए भी ज़रूरी मानता है। क्योंकि आप अगर अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देखेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ एक तरफ आप म्यांमार देखेंगे, तो एक तरफ भूटान जुड़ा हुआ देखेंगे। तो चाइना को असल मायने में इन सभी जगहों पर अपनी रीच को बनाए रखने के लिए अरुणाचल प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान का लगा होना और म्यांमार का लगा होना और भारत के की पोजीशन के रूप में होना उसे बहुत ही अहम लोकेशन के रूप में दिखाता है। वो ये मानता है कि तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह का ये केंद्र बन सकता है। क्योंकि तिब्बत के लोग लहासा में तो भले ही मोटिवेट होते हो, लेकिन तवांग से कनेक्ट फ़ील करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर तवांग तिब्बत के लोगों के मोटिवेशन का कारण बन गया, तो वो अनरेस्ट पैदा कर सकता है चाइना के अंदर। इसीलिए चाइना इसे अपने कब्जे में लेकर तिब्बत की तरह शांति से कुचलना चाहता है। युद्ध के लिहाज से वो इसे बेहतर लोकेशन मानता है। वो ये मानता है कि एक बार इसे पकड़ लिया, तो फिर भूटान उसके लिए बहुत मुश्किल टास्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक बड़ा लैंड एरिया उसके पास घेरने के लिए होगा। क्या ये इसका पहला प्रयास है? नहीं साहब, ऐसा वो बहुत बार पहले भी कर चुका है। चाइना पहले भी अरुणाचल प्रदेश की कई लोकेशंस के नाम बदल कर रख चुका है। चाइना 1962 से ही इस जगह को अपने कब्जे में लेने के प्रयास में रहा है। चीन की जो फोर्सेज़ हैं, वो अरुणाचल के अंदर पहले भी अंदर तक घुस आई थी। भारत के द्वारा पहले भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई गई। आज सक्सेसफुल तरीके से भारत की फोर्सेज़ यहाँ पर हैं। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे निर्माण किए गए हैं।
अरुणाचल प्रदेश में निरंतर भारत सरकार के द्वारा वो तमाम प्रयास चल रहे हैं, ताकि हमारी सेना यहाँ पर आसानी से पहुँच सके। यहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट है, कनेक्टिविटी इश्यू है, इसलिए भारत सरकार के द्वारा निरंतर यहाँ पर निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, ताकि अरुणाचल प्रदेश में कल को अगर युद्ध की स्थिति चीन से झगड़ने की बनती है, तो हम यहाँ पर एनी हाउ किसी भी समय प्रश्न वहाँ पर पहुँच जाएँ। ठीक है साहब? कुल मिलाकर के अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये भारत बार-बार बोलता आया है। और इस बात को लेकर के चाइना का जो क्लेम है वो तिब्बत के लोगों के अंदर भय भर के रखने जैसा है। इन दोनों स्थितियों में वर्तमान स्थिति चूंकि अरुणाचल प्रदेश भारत के साथ है, तो भारत के साथ ही है। चाइना वाले इसे भविष्य में भारत के साथ एज़ ए नेगोशिएशन पॉइंट बनाकर रखते हैं, ताकि भारत चाइना से अक्साई चीन को वापस ना माँगे। लेकिन क्या इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में कभी टेंशन बढ़ सकती है? जवाब है नहीं। चाइना अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। उसे अभी टास्क दिख रहा है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का। वो बीच में युद्ध को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, अगर करना चाहता तो बाइडेन के काल में ही वो ताइवान पर हमला कर चुका होता। वो अभी इस स्थिति में नहीं है। वो रशिया का हाल देख चुका है, रशिया पर लगे हुए सैंक्शंस देख चुका है, रशिया की इकोनॉमी को परेशान होते देख चुका है। वो कतई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का वॉर, तो फिर वो क्या करेगा? सलामी स्लाइसिंग, जैसे खेत के अंदर किसी के दूसरे की खेत की दीवार को काट-काट करके अंदर घुसने की कला जो होती है, वो चाइना उसमें माहिर है और वो वही करता रहेगा ताकि नेगोशिएशन के पॉइंट्स पर वो थोड़ा रार पाल कर चलता रहे। बाकी भारत सरकार इस पर बेहतर निश्चित ही कुछ लेकर आएगी। कुछ भी अपडेट आएँगे तो हम ज़रूर आपको बताएँगे। मेरे प्यारे साथियों, अपनी पाठशाला पर मंथ एंड सेल ऑन हो चुकी है। कोर्सेज़ के साथ-साथ हमारी जो बुक्स हैं, वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ऑफ़र की जा रही हैं। हमारी किताबें जो ऑलरेडी आप लोगों के लिए काम की हैं, उन पर ऑफ़र आ चुके हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स घर बैठे आप मँगा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल